आप जेल कैम्प से कभी जुड़ने का प्रयास किए? जेल कैम्प के कार्यकर्ता जो है गाली क्यों देते हैं? सवाल पर नाराज नहीं होइएगा। जी। गाली क्यों देते हैं? आपने क्या गुनाह किया है? करता है, आरोप भी लगाते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़े, ग्रामीण जो थे काफ़ी सहयोग किए थे और सहयोग के तौर पर जो पैसे दिए थे, वो लोग कमेंट के थ्रू ये पढ़ने को मिलता है कि आप उन लोगों का पैसा को जो है खाए हैं, कब वापस कर रहे हैं? संजय जी, आप कुछ दिन पहले जब आजसू में नहीं थे, आप अभी जिस पार्टी में आए हैं, उसी पार्टी के विषय में आप कह रहे थे कि दरी कुर्सी बाँटने वाली पार्टी है। आप अभी इसी पार्टी में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ये लोगों को आश्वस्त करेंगे कि आप क्योंकि चुनाव के बाद आप अपना समिति भी बनाए थे, उसके बाद आप आजसू में जुड़े, तो लोगों को आप आश्वस्त करेंगे कि अब अगला जो लोकसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, तब तक आप इसी पार्टी में रहेंगे? जयराम महतो को जब आपका सवाल पूछा जाता है, आपके बारे में कुछ भी सवाल पूछी जाती है, तो वो चिढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि कंपैरिजन की बात मत कीजिए, मतलब तुलना मत कीजिए उससे। संजय मेहता आजसू में आके कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परिवार है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आजसू जो है अब समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी एक सीट 300 वोटों पर जीती है। रहेगा कि आप जब समिति को छोड़े थे जेबी केसेस को, उस समय एक शब्द लिखे थे कि अपमान तो और सम्मान, मतलब सम्मान नहीं दिया जाता है, तो आप इस पार्टी में आए हैं, जो आप सम्मान की कल्पना कर रहे थे वो सब यहाँ पर मिल रहा है? नहीं है, उनके पार्टी के लोग हमको फ़ोन करते हैं बहुत लोग नहीं बताएँगे कौन करते हैं बोलते हैं संजय दा तुझे कोई से बतिया तो सब एक गो सच हो। हमनी बोलियो कैसे? हमनी तो पटिया में हो ने, हमनी बोलो नहीं पारियो। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। जहाँ हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे संजय मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे सवाल पर आते हैं। संजय जी, आप कुछ दिन पहले जब आजसू में नहीं थे, आप अभी जिस पार्टी में आए हैं, उसी पार्टी के विषय में आप कह रहे थे कि दरी कुर्सी बाँटने वाली पार्टी है। आप अभी इसी पार्टी में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा था जब भी मैंने अपना स्पीच दिया, जनता के बीच गया, हमने यही कहा कि झारखंड की राजनीति में नौजवान और वैसे लोगों को राजनीतिक तौर पर अवसर दिए जाने की ज़रूरत है जो राज्य में कुछ करना चाहते हैं। और हम लोग एक नया परिवार बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो पूरे तरीके से एक व्यक्ति पर जाकर के केंद्रित हो गई और निजी स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षा उसमें बहुत ज़्यादा हावी हो गई। इस कारण से मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि झारखंड में कहाँ पर जाकर के हम झारखंड को बेहतर से डिलीवर कर सकते हैं, अपनी स्टेट को डिलीवर कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता का मैंने ये आकलन किया कि सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आजसू है, फिर हमने आजसू को चुना। लेकिन आपने तो भाषण में इसी पार्टी के विषय में कह रहे थे, आपकी दरी बाँटने वाली पार्टी है, कुर्सी बाँटने वाली मेरे पार्टी स्पीच में शब्द का इस्तेमाल है वहाँ पर? जी, बिल्कुल है। आप दिखाइए, अभी कोई तो भी अगर नहीं वीडियो लाए, क्लिप लेकिन ऐसा हम मिल जाएगा। देखें। मुझे जहाँ तक मेरे ज़हन में याद है कि मैंने किसी भी स्पीच में किसी भी दल और किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। हमने हमेशा से यही कहा। ठीक है, आप नाम नहीं लिए हैं, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो दरी और कुर्सी देती है, लेकिन देखा जाए तो खास करके आजसू जो है दरी कुर्सी महिला समिति में आवंटित किए। बहुत सारे लोग सामाजिक तौर पर इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह का कामकाज करते हैं। देखिए, विषय ये नहीं है दरी कुर्सी, ये विषय नहीं। विषय ये है कि झारखंड का कल्याण कैसे होगा, झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, झारखंड की नीतियाँ कैसे बनेगी, झारखंड को कौन बेहतर नेतृत्व दे सकता है, झारखंड के विस्थापितों का कल्याण कैसे होगा, झारखंड के छात्रों का कल्याण कैसे होगा, झारखंड को बेहतर पॉलिसी मेकर्स कहाँ से मिलेंगे, झारखंड को वैसा नेतृत्व कहाँ से मिलेगा जो झारखंड बनने के उद्देश्य को सही मायने में सफल कर पाएगा, जो अब तक नहीं हो पाया है। जी। विधानसभा चुनाव के बाद आप कई जो झारखंड में दल हैं, सभी को एकजुट होने के लिए आप कह रहे थे। जी। क्या वजह थी? वजह ये थी, मेरा ये मानना है कि चूँकि हम लोग जब झारखंड के पूरे आंदोलन को देखते हैं और हम लोग बार-बार ये कहते हैं कि झारखंड स्वाभाविक राज्य नहीं है। आपको याद होगा कि 1912 में पहली बार झारखंड की मांग उठी और मैं बार-बार ये कहता हूँ कि 1986 से 2000 का जो कालखंड रहा है, वो आजसू का कालखंड रहा है और इसमें आजसू ने संघर्ष किया है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो झारखंडी विचारधारा के लोग हैं, जो झारखंड का कल्याण चाहते हैं, जो झारखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सबको एकजुट होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो झारखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपना पॉकेट भरना चाहते हैं, अपना जेब भरना चाहते हैं, वो ताकते नहीं। जो झारखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आप लोग एकजुट होइए। हाँ, ये मैं मानता हूँ। आपको जेल कैम्प के कार्यकर्ता जो है गाली क्यों देते हैं? सवाल पर नाराज नहीं होइएगा। गाली क्यों देते हैं? आपने क्या गुनाह किया है? देखिए, राजनीति में मैं बार-बार एक बात कहता हूँ कि लोकतांत्रिक मर्यादा होनी चाहिए और वो सभी लोग जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मेरी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है। इसलिए है मेरी सहानुभूति
कि वो उतने तार्किक स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं, वो अपने लाइफ में इतने रैशनल नहीं हो पाए हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उनका जो मनोविज्ञान है, उनकी जो साइकोलॉजी है, जो रिएक्ट करने की उनकी भावना है, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसे में क्या होगा कि आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो अगर मुझे अपशब्द कह रहे हैं या मुझे गालियाँ दे रहे हैं। आमतौर पर होता है ऐसा राजनीति में कि जब आपको मतलब विपक्षी पार्टी में होते हैं तो दूसरे के समर्थक इस तरह की बातें कहते हैं, बट उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं तो मेरी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है। क्योंकि आज माता सरस्वती का भी दिन है, आज बसंत पंचमी भी है, तो मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा कि उनकी जुबां पर गाली ना, सरस्वती का वास हो और उनकी बौद्धिक क्षमता और बढ़े। यही मेरा माँ सरस्वती से एक तरीके से काम आपको लगातार जेल कैंप के जो कार्यकर्ता हैं आरोप भी लगाते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़े, ग्रामीण जो थे काफ़ी सहयोग किए थे। सहयोग के तौर पर जो पैसे दिए थे वो लोग कमेंट के थ्रू ये पढ़ने को मिलता है कि आप उन लोगों का पैसा को जो है खाए हैं, कब वापस कर रहे हैं? देखिए, इस बात को समझिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जिन ग्रामीणों ने मुझे चुनाव लड़ाया और मुझे सहयोग किया, मैं उनके लिए ऋणी हूँ, मैं उनके लिए कर्जदार हूँ। और चूंकि मैं अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अभी भी सक्रिय हूँ, तो उनके ऋण को अदा करने के लिए ही मैं झारखंड में सेवा का ये रास्ता चुना हूँ। अगर ऐसा होता कि मैं राजनीतिक जीवन से पूरी तरह से खुद को अलग कर लेता और अपने किसी प्रोफेशन में, किसी कामकाज में व्यस्त हो जाता, तब उनके साथ ये कह सकते हैं कि एक वादा खिलाफी होती। लेकिन चूंकि इस बात को उन तमाम हमारे समर्थकों को ये समझना होगा कि मैं जहाँ से अलग हुआ वहाँ पर पूरी तरीके से चीज़ें निजी स्वार्थ, व्यक्ति केंद्रित, आत्मोद्धित और अराजकतावादी सोच, वहाँ पर अनार्किस्ट की तरह वो बिहेव करने लगे। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आप अनार्किस्ट बन करके चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान क्या अराजकतावादी सोच से आप उसका समाधान कर सकते हैं? आप हर बार मारने की, काटने की हिंसक गतिविधियां, उसका क्या इफेक्ट हुआ, इसको समझिए। तमाम कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुए। आप कहते हैं कि फलाने लोगों को जाकर के मार दो, गुस्से में है तो उसका छाती पे चढ़ जाओ, ठीक है। आंदोलनकारी पे तो एफआईआर होते रहते हैं। ठीक है, आंदोलनकारी पर एफआईआर होता है, लेकिन मेरा इस बात को समझिए कि जब आप इस पैटर्न, जहां पर काम आपका आसानी से होना है, मान लिया कि एक का आप कोई एप्लीकेशन लेकर के गए हैं, आप पदाधिकारी से इत्मीनान से बात करके उस काम को करा सकते हैं। बिना वजह दिखावे के लिए आप टेबल पटक रहे हैं, देख करके दूसरा कार्यकर्ता भी जाकर के कहीं वीडियो का टेबल पटक दिया, अब उस पर हो गया एफआईआर। तो आपने तो अपने इकोसिस्टम में अपना एडवोकेट का टीम रख लिया, अपने लिए पूरा लीगल सर्विसेज को आपने हायर कर लिया। आपका जो निचले स्तर का कार्यकर्ता केस में फंस रहा है, उसके लिए क्या कोई फ्री लीगल एड दे रहे हैं? क्या उसको आप वहाँ पर कोई कानूनी सहायता, कोई आप एडवोकेट अवेलेबल करा रहे हैं? कुछ ऐसा नहीं है। तो हमारे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता केस मुकदमे में फंस रहे हैं, या गाँव घर का एक साधारण लड़का फंस रहा है, उसको कौन बचाएगा? उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो मैं ये कहता हूँ कि इस पैटर्न के कारण बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या है कि इन फ्यूचर वो परीक्षा का एक फॉर्म भरने जाएगा, और आज आंदोलन में उस पर 12 केस हो गए, तो वो जाएगा कैरेक्टर प्रमाण पत्र बनाने, उसका कैरेक्टर प्रमाण पत्र बनेगा नहीं। तो आपने उसको क्या दिया? आंदोलन में आपने उसको क्या दिया? ये दिया कि उसकी जिंदगी केस मुकदमे में तबाह हो गई। और ऐसे एक नौजवान नहीं है, इस पैटर्न के कारण कई नौजवान हैं, मेरे ऊपर भी कई एफआईआर हुए। तो मेरा कहना यह है कि आंदोलन करना अलग चीज़ है, लेकिन आंदोलन को हमेशा हिंसक तरीके से करना, हमेशा अराजकतावादी तरीके से करना अलग चीज़ है। गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया। तो लोकतंत्र में हर चीज़ का समन्वय बनाना पड़ता है, और आप कितना कब गांधी बनेंगे और कितना कब भगत सिंह और कितना कब बिरसा मुंडा, ये आपको तय करना पड़ेगा। आप हमेशा भगत सिंह के मोड में रहेंगे तो गांधी के विचारों का प्रभाव नहीं आ पाएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप जेल कैंप से कभी जुड़ने का प्रयास किए? साथियों ने ये कोशिश की कि समन्वय बने, बैठा जाए। मुझे जब समय दिया गया, कहीं पर बुलाया गया, मैं वहाँ पर गया, सामने वाले नहीं आए तो बात नहीं बनी। जब आएगा ही नहीं तो बातचीत नहीं हो पाएगी ना। दोनों तरफ से होनी चाहिए जी, तो ये नहीं हो पाया। तो आजसू भी एक कही जाती है कि ये कुर्मी का पार्टी है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि अन्य वर्ग के लोग भी इसमें जुड़े? ये गलत अवधारणा है। आजसू झारखंडियों की पार्टी है। आजसू किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, एक संप्रदाय की पार्टी नहीं है। आजसू एक झारखंडियों में सुनने को मिलता है कि कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता सुदेश महतो जी हैं। झारखंडियों के सबसे बड़े नेता सुदेश कुमार महतो जी। क्यों? क्योंकि एक बात लोग सुदेश जी से पूछते हैं कई बार, सुदेश जी का स्टैंड क्या है। सुदेश जी जब पहली बार विधायक बने थे ना, तो उनके पास बहुत बड़ा अवसर था, वो कर सकते थे वो चीज़, वो नहीं किए, उन्होंने ठुकरा दिया। तो मेरा कहना ये है कि झारखंड में एक साधारण गांव से
सिल्ली के लगाम से निकल करके जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री तक बनते हैं, निश्चित तौर पर कोई प्रतिभा रही होगी। और जो वो व्यक्ति झारखंड के हैं, खतियानी हैं, झारखंडी माटी के हैं, अच्छा उनके पास विवेक है, कौशल है, प्रतिभा है, बुद्धि है, विजन है, तो क्यों नहीं ऐसे लीडरशिप को बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि स्वदेश जी में राज्य को देने के लिए अपार संभावनाएं हैं और ऐसे नेतृत्व को मदद किया जाना चाहिए। आप ये लोगों को आश्वस्त करेंगे कि आप, क्योंकि चुनाव के बाद आप अपना समिति भी बनाए थे, उसके बाद आप आज में जुड़े, तो लोगों को आप आश्वस्त करेंगे कि अब अगला जो लोकसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, तब तक आप इसी पार्टी में रहेंगे। देखिए, ये एक गलत अवधारणा मेरे संदर्भ में प्रस्तुत की गई। मैं इसको एकदम बहुत क्लियर तरीके से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। थोड़ा वक्त है ना? बिल्कुल। 2019 का वक्त था और लगभग 17 दिनों में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो उस वक्त कैसे लड़ा जाए, ये एक सवाल था। तो चूंकि आम आदमी पार्टी की बहुत सक्रियता नहीं थी, तो उसने मुझे टिकट दे दिया, तो हम लड़े। तो दिल्ली कई बार आना जाना हुआ, हमने पूछा कि आप लोग झारखंड में भी कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हमारा फोकस दूसरे राज्यों में है, जहाँ पर हम लोग अपना कामकाज बहुत एक्टिवली कर रहे हैं। झारखंड में अभी फ़िलहाल हम लोग उतने तेज़ी से काम नहीं करेंगे। तो चूँकि मुझे झारखंड के लिए तो काम करना था, कुछ ना कुछ करना था। तो 2019 के इलेक्शन के बाद मुझे लगता है 20 या 23 मार्च के आसपास देश में लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लग गया तो फिर मैंने पूरा कैंपेन चलाया, मजदूरों को अलग अलग राज्यों से झारखंड लाने के लिए, उनको फ्री में राशन वाशन दिया। जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो झारखंड के लिए करना है, कुछ करना है, तो भाषा आंदोलन की शुरुआत ही हमारे साथियों ने की। उसके बाद भाषा आंदोलन में सक्रियता बढ़ी। तो अब इस बात को समझिए, 2019 में जब इलेक्शन लड़ा और जब भाषा आंदोलन में गया, तो भाषा आंदोलन कोई पार्टी नहीं था, तो हम झारखंड के लिए काम करने गए थे। परिस्थितियां ऐसी बनी बलियापुर अधिवेशन के बाद कि चुनाव लड़ना पड़ा। तो चुनाव आपने देखा हुआ, वहाँ निर्दलीय लड़ा, ठीक है, वो एक समिति थी। तो समिति तो कभी पार्टी नहीं होती है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने एक पार्टी को ज्वाइन किया। दूसरी बात, फिर मैं रिजाइन दे दिया। रिजाइन दिया तो तब तक उनकी पार्टी अपनी रजिस्टर्ड हो गई लोकसभा के बाद, तो उस पार्टी में तो मैं था ही नहीं। अगर मैं उस पार्टी में रहता तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होता। फिर जब हमने अलग होकर एक समिति बनाई, तो वो जो समिति थी वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अभी तक वो नहीं है, वो भी, तो हम फिर से निर्दलीय चुनाव लड़े। तो आप ये देखेंगे कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी रहा, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में। अगर पार्टी से प्रत्याशी होता तो पार्टी का चुनाव चिन्ह होता, पार्टी का नाम होता। तो अगर कायदे से आप कहेंगे तो ऑफिशियली झारखंडी पार्टी आजसू को हमने पहला पार्टी ज्वाइन किया। ये गलत अवधारणा मेरे संदर्भ में विकसित कर दी गई, इसलिए क्योंकि गतिविधियां बहुत तेजी से हुई और बदली, तो आम आदमी उतना उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब मैं कितने लोगों को समझाऊंगा कि ये परिस्थितियां थी। कोई भी आदमी जो भाषा आंदोलन मानव श्रृंखला में गया था, वो जानता था क्या कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, इन फ्यूचर चुनाव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी? कोई नहीं जानता था। जब 10 जनवरी 2022 को बलियापुर कहता हूँ, रणधीर वर्मा चौक धनबाद में जब कार्यक्रम हुआ, उसके पहले 24 दिसंबर 2021 से जब आंदोलन की शुरुआत हुई, जब नोटिफिकेशन आया, उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यह आंदोलन इस रूप में परिणत होगा कि कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये परिस्थितियों से पनपाना, ये मुझे कह देना कि मैं चुनाव लड़ा तो मैं पार्टी का हो गया, नहीं। पार्टी अगर जेल कैंप से मेरा चुनाव चिन्ह जो है उनका वो रहता, तब ना कहलाता। तो मैं तो पार्टी से चुनाव ही नहीं लड़ा हूँ। हाँ, मेरा कहना ये था कि आप समिति में थे, उसमें लगातार आपने अपना फिर से अपना समिति बनाया, उसके बाद अभी आप आजसू में आए। उससे पहले जब पहली बार आप चुनाव लड़े थे, आपसे लड़े थे, तो ये जो घटनाक्रम हुआ, इसको देखकर लगता है कि आप कहीं पर स्थिर नहीं हो रहे हैं। मैंने बताया वहाँ से इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि झारखंड में हम काम ही नहीं करेंगे। मेरे पास अवसर था, हम दिल्ली चले जाते तो वहाँ पर हमको काम करने का अवसर मिलता, वहाँ पर कुछ काम काज करते, लेकिन नहीं करना था दिल्ली में। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर सब घूम करके झारखंड आया था, तो नहीं करना था। तो वो तो ठीक है, रास्ता किनारे हो गया भाई, चूंकि वो करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे अपनी क्षमता का कहाँ प्रयोग किया जाए, अपनी क्षमता को कहाँ पर उपयोग किया जाए। 2029 तक आप आजसू में बने रहेंगे? देखिए, मेरी बात इसको समझिए, ये पहला मेरा राजनीतिक दल है और मेरी प्रतिबद्धता झारखंड को लेकर के है। और मैं ये साफ करना चाहता हूँ झारखंड की जनता को कि अब मेरा एक ही मिशन है फिलहाल, सुदेश कुमार महतो जी को मुख्यमंत्री बनाना और आजीवन आजसू पार्टी को एक कार्यकर्ता के तौर पर सींचना, एक ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। अभी जयराम महतो आपको ऑफर दे दिए, फिर से आपको बुला लिए बात करने के लिए कि भाई एक बार आओ, बात कर लेते हैं, जो भी आपस में अनबन हुई है बात करते हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि मर्जर करिए, आइए आजसू में अपने पार्टी का मर्जर कर लीजिए, ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मर्ज करते हैं तो विलय का अगर रास्ता अपनाते हैं। संजय जी, एक लास्ट सवाल रहेगा कि जयराम महतो को जब आपका सवाल पूछा जाता है, आपके बारे में कुछ भी सवाल पूछी जाती है, तो वो चिढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि कंपैरिजन की बात मत कीजिए, मतलब तुलना मत कीजिए उससे। देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत विचार है,
और इस पर मैं क्या ही कह सकता हूँ। अब इसको आप कह सकते हैं आत्ममुग्धता कह सकते हैं या जो भी कहिए, लेकिन अब ये तो उनका जवाब है। आप ही पूछिए कि ऐसा वो क्यों कहते हैं, मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो वो कहते हैं वो जवाबों से बचने का कोशिश करते हैं? मतलब वो जवाब से बचने की कोशिश, अब वो क्यों जवाब से बचने की कोशिश करते हैं, मैं कभी कभी कहते हैं कि नहीं हम उनको क्यों पब्लिसिटी उनको क्यों दें? नहीं, बात पब्लिसिटी की नहीं, बात तथ्यों की है, बात फैक्ट की है, बात सच्चाई की है। अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब दिया जाए। जवाब से भागना, इसका मतलब कि आप सवाल से भाग रहे हैं। संजय मेहता आजसू में आके कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत सपोर्टिव है। लीडर बहुत विजनरी हैं आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी, और तमाम लोगों का साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। एक बड़ी टीम है, झारखंड के सभी प्रखंडों तक टीम है, जिलों तक टीम है, और लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा हम लोग लगातार बैठक मीटिंग्स कर रहे हैं, और हम लोग संगठन की मजबूती पर लगातार अपना काम प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आजसू जो है अब समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी एक सीट 300 वोटों पर जीती है। आप एक बात समझिए, एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे के लिए उसके माँ का अस्तित्व कभी समाप्त होता है क्या? इसलिए इस आजसू ने झारखंड को जन्म दिया है, और आजसू पार्टी झारखंड के माँ समान है, और पूरा झारखंड जो है, इस बात को आप मान करके चलिए कि ये कभी नहीं हो सकता है ऐसा कि आजसू पार्टी खत्म हो जाएगी। आजसू के बिना झारखंड के राजनीति की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर जब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बना था, और 22 जून 1986 को आजसू की जब स्थापना हुई, 2005 में आजसू पार्टी के तौर पर यह परिणत हो गया। पूरे आप अध्याय को देखेंगे तो क्या नहीं सहा आजसू के आंदोलनकारियों ने, केस मुकदमे, थाना, पुलिस, इस तरह की परिस्थितियां होती थी कि लोगों को छुपना पड़ता था, पुलिस से भागना पड़ता था, कितनी यातनाएं सही, तब ये झारखंड अलग राज्य मिला है। ठीक है, 88 सालों का संघर्ष रहा है। 88 सालों के संघर्ष में जो फाइनल स्टेज की लड़ाई थी 12-14 साल की, 1986 से 2000 तक, वो आजसू ने बहुत जोर शोर से लड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजसू का अस्तित्व तो कभी समाप्त तो हो ही नहीं सकता है। ये मतलब आप कहिए कि ये कोरी कर परिकल्पनाएं हैं, जो ऐसा सोचते हैं उनको शायद। संजय जी और एक सवाल रहेगा कि आप जब समिति को छोड़े थे JBKSS को, उस समय एक शब्द लिखे थे कि अपमान, तो और सम्मान, मतलब सम्मान नहीं दिया जाता है, तो आप इस पार्टी में आए हैं, जो आप सम्मान की कल्पना कर रहे थे वो सब यहाँ पर मिल रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी में जब कोई आप संगठन या पार्टी चला रहे होते हैं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो आपके संगठन के लोग हैं, जो आपके संगठन के नेता हैं, सबको परस्पर तरीके से एक सम्मान मिले, उनको कह सकते हैं कि उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाए। तो मैंने ये महसूस किया है कि वास्तव में यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, और आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी सबकी सुनते हैं। एक बहुत बड़ी खासियत है उनके अंदर कि आपके जो विचार हैं वो बहुत सुनते हैं, उसके बाद फिर वो बताएंगे कि इस पर ये ऐसा होना चाहिए। मतलब उनके लीडरशिप में ये बात है कि सबको वो सुनते हैं, सबकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आप कहते थे कि जयराम जी से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी, सुप्रीमो से, सुदेश जी से बात हो पाती है? हाँ, अभी तो जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो उनसे ही बैठ करके विचार विमर्श कर रहा था। घंटों बातचीत होती, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, अगर सफ़र में है तो उस वक्त बहुत तरह हम लोग विचार विमर्श करते हैं संगठन की मजबूती को लेकर के, और मुझे लगता है कि वहाँ से एक बेहतर माहौल है। मतलब वहाँ पर तो उनसे फ़ोन से बात करना मुश्किल होता था, 4-5 आदमी को, आसपास वालों को फ़ोन लगाइए, और अगर ये बात मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी भी कोई व्यक्ति बात करना चाहता है तो 4-5 आसपास के लोगों से गुजरता हुआ उन तक फ़ोन होगा, कोई चाहेंगे वो तब वो फ़ोन से बात करेंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं, तो यहाँ तो एक बेहतर माहौल है, ये मैं देख पा रहा हूँ। ज़मीनी स्तर पर जब हम लोग वीडियो देखते हैं तब लोग भी कहते हैं कि वो ज़मीनी स्तर का नेता है जयराम महतो जी, लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि जयराम महतो और सुदेश महतो से 2 अंतर बताने को, क्या अंतर देखने को पाए आप? अंतर वहाँ होता है जहाँ कंपैरिजन होता है, यहाँ कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। दोनों लीडरशिप में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एक ऐसा लीडरशिप है जो 25 सालों तक राज्य को देखा है अपनी आंखों से, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाई है, जो राज्य के गृह मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तमाम तरह का दायित्व संभाला, जिन्होंने बहुत निचले स्तर से निकल करके एक सामान्य कार्यकर्ता से इतना बड़ा सफ़र तय किया।
तो तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं। दोनों में तुलना ही नहीं है तो क्या अंतर मैं बताऊंगा? कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है। लेकिन जयराम के कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि अब सुदेश महतो का कार्यकाल समाप्त हो गया है, अब सुदेश महतो की जगह जयराम को हम लोग देखते हैं। सुदेश जी की लीडरशिप को कोई झारखंड में बीट नहीं कर सकता है। उनका नेतृत्व अविरल है, अतुल्य है। उनका नेतृत्व वास्तव में गजब का है। आप इस बात पर गौर करिए ना, बस छोड़िए। सिल्ली में उन्हें विधायक बनने का मौका दिया, सिल्ली ने उन्हें सदन भेजा, उन्होंने सिल्ली को क्या रिटर्न में दिया ये देखिए। सिल्ली को उन्होंने स्टेडियम दिया, सिल्ली को उन्होंने स्टूडेंट एक्सप्रेस बस दी, सिल्ली में वहाँ पर तीरंदाजी एकेडमी खोला। आपने देखा होगा सिल्ली के बच्चे देश विदेश में खेलने जाते हैं, उनको प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं। सिल्ली में एक ऐसा गूंज महोत्सव, पूरे झारखंड का अपना कोई सिग्नेचर इवेंट नहीं है। जैसे हर स्टेट का अपना एक फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट करते हैं एक इवेंट के तौर पर लोग, कई राज्यों का होता है, झारखंड का नहीं है। लेकिन गूंज महोत्सव जो सिल्ली में होता है उसकी धमक पूरे राज्य में जाती है कि आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी एक ऐसा इवेंट कराते हैं, कल्चरल इवेंट, जिसकी बहुत चर्चाएं होती हैं। तो मेरा कहना ये है कि चाहे वो कला संस्कृति की बात हो, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो तीरंदाजी की बात हो, चाहे वो स्टूडेंट एक्सप्रेस बस की बात हो, चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, और चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, तो इन तमाम चीज़ों। लेकिन इसमें सुदेश जी का भी स्वार्थ है। आप जिस एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं वो चुनाव हारने के एक दिन बाद ही सुदेश जी ने बंद करा दिया। नहीं, वो किन परिस्थितियों में हुआ ये देखिए। अभी उसके ऑपरेशन में जो है कुछ टेक्निकल इशूज आए हैं, वो टेक्निकल इशूज जैसे ही दूर होगा तभी तरह की व्यवस्था फिर से लागू कर दी जाएगी। फिर से बस चलेंगे? कहीं नहीं चलेगा, एकदम चलाया जाएगा। आप निश्चित रहिए, हम लोग आए हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, होगा, सब कुछ होगा। आप आने वाले समय में कहाँ पर देखते हैं अपने आप को आजसू के अंदर? देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं झारखंड के लिए करना चाहता हूँ। मेरा पहला फोकस अभी इस वक्त झारखंड में लीडरशिप को तैयार करना है। अभी क्या हो रहा है कि झारखंड में जो नेतृत्व का कौशल है वो साधारण घरों से निकालने की ज़रूरत है। आम गरीब गुरबे के बच्चों को हम लोग नेता बनाएंगे, उनको निकालेंगे सामने। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे गरीब घर के एक बच्चे को लीडरशिप में सामने किया जाए, उसको मौका दिया जाए। कोई पर्सनल दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं। जयराम भाई आएंगे तो उनको मैं गले लगा लूँगा, उनसे कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, सरस्वती पूजा का दिन है, अगर आपका बात तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अलग बात है, मत सुने, लेकिन चलिए उनके लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर राजनीतिक जीवन में है तो सबको साथ लेकर चलिए और व्यक्तिगत तौर पर अति महत्वाकांक्षा को ना पालिए। यही मेरा एक पार्टी में बिखराव है बहुत बड़े स्तर पर। लोग बोलते नहीं हैं, उनके पार्टी के लोग हमको फ़ोन करते हैं, बहुत लोग नहीं बताएंगे कौन करते हैं बोलते हैं संजय दा तुझे कोई से बतिया तो सब एक गुस्सा छो, हमनी बोलियो कैसे, हमनी तो पार्टियाँ भी हो ने, हमनी बोलो नहीं पारियो। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ है झारखंड की सेवा दीजिए। लेकिन ये बात सच है कि संगठन में कोई एकजुटता वहाँ पर नहीं है, कोई साथ चलने की भावना नहीं है, और सब कुछ अकेले करने के लिए एकदम CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर काबिज हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं।